हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। हम रेफर कर रहे हैं एनसीईआरटी की बुक को, जिसको सीबीएसई के सिलेबस के अनुसार डिजाइन किया गया है। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक एसिड्स एंड बेसिस, नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस, न्यूट्रलाइजेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। तो चलिए इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन पढ़ना। We use in our daily life a large number of substances such as lemon, tamarind, common salt, sugar and vinegar. Do they have same taste? Let us recall tastes of some edible substances listed in table 4.1. तो चलिए टेबल 4.1 को हम थोड़ा सा भरने की कोशिश करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टेस्ट ऑफ द सब्सटेंस। तो हमने यहाँ पे देखा कि बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हमको मिले जिनका टेस्ट सार है, कुछ का टेस्ट बिटर है, कुछ का स्वीट है और कुछ के सॉल्टी है। ऐसा क्यों? इसको समझने के लिए हमको देखना पड़ेगा टॉपिक नंबर 1, एसिड्स एंड बेसिस। कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर taste sour. These substances taste sour because they contain acids. Chemical nature of such substances is acidic. The word acid comes from the Latin word acere, which means sour. The acids in these substances are natural acids. तो जितने भी चीजें आपको सार मिली टेबल 4.1 में, ये सभी के सभी सार इसलिए हैं क्योंकि इनमें एसिड है, और एसिड के प्रेजेंस की वजह से ये जितने भी सब्सटेंसेस हैं इनका नेचर जो है वो एसिडिक है। ये जितने भी एसिड्स हैं ये नेचुरली इन चीजों में उपलब्ध है, इसलिए इनको हम लोग बोलते हैं नेचुरल एसिड्स। What about baking soda? Does it also taste sour? If not, what is the taste? तो हमने अभी बोला था कि बेकिंग सोडा का जो टेस्ट है that is bitter. If you rub this solution between fingers, it feels soapy. Generally, substances like these, which are bitter in taste and feel soapy in touching, are known as bases. The nature of such substances is said to be basic. तो बेकिंग सोडा जो है वो टेस्ट में बिटर है। एट द सेम टाइम अगर थोड़ा सा बेकिंग पाउडर आप अपने उंगलियों में लेकर थोड़ा सा रगड़ते हो तो आपको एक सोपी फील आएगी, स्लिपरी फील आएगी। तो ये चीजें जिनका टेस्ट बिटर होता है, जिनका टच एंड फील स्लिपरी या सोपी होता है, इनको हम बोलते हैं बेसिस, और इन सब्सटेंसेस के नेचर को हम लोग बोलते हैं बेसिक। इफ वी डू नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस, हाउ वी वुड फाइंड इट्स नेचर। अब देखिए, जितने भी सब्सटेंसेस आपके आसपास हैं, अगर आप जानना चाहते हो एसिडिक है कि बेसिक है, हर किसी को तो आप टेस्ट नहीं कर सकते, तो आप कैसे जानोगे कौन सी चीज एसिडिक है और कौन सी चीज बेसिक है? Special type of substances are used to test whether the substance is acidic or basic. These substances are known as indicators. Indicators change their color when added to a solution containing acidic or basic substance. Turmeric, litmus, China rose petals, etc. are some of the naturally occurring indicators. तो हमने जैसे अभी कहा कि बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम टेस्ट करके ये नहीं बता सकते कि वो एसिडिक है कि बेसिक है, तो हमको यूज करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर सब्सटेंस जिसको हम लोग बोलते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर अपना कलर चेंज कर लेता है जब भी उसको एसिडिक या बेसिक सोल्यूशन में हम डालते हैं। तो कुछ नेचुरली ऑकरिंग इंडिकेटर्स का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज पेटल्स। तो चलिए अब इंडिकेटर्स को हम बारी बारी समझते हैं। इन द सेकंड टॉपिक, नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस। सबसे पहले बात करेंगे लिटमस की, जो एक नेचुरल डाई है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचेंस। इट हैज मूव कलर या फिर पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर। व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सोल्यूशन इट टर्न्स रेड, एंड व्हेन एडेड टू अ बेसिक सोल्यूशन इट टर्न्स ब्लू। इट इज अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ सोल्यूशन और इन फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ पेपर विच आर नोन एज लिटमस पेपर। जनरली इट इज अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। तो लिटमस जो है ये एक नेचुरल डाई है। लिटमस को हम कहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं? लिचन से एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसका कलर जो है वो पर्पल है या फिर मूव है जब इसको हम डालते हैं डिस्टिल्ड वाटर में। डिस्टिल्ड वाटर का मतलब एकदम स्वच्छ पानी जिसमें बिल्कुल भी कोई भी मिलावट ना हो। इस सोल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है रेड में अगर इसको एसिड में डाले तो, और इसका कलर चेंज हो जाता है ब्लू में अगर इसको हम बेस में डाले तो। लिटमस हमको सोल्यूशन के रूप में भी अवेलेबल है एज वेल एज स्ट्रिप्स ऑफ पेपर के रूप में भी अवेलेबल है। स्ट्रिप्स ऑफ पेपर के रूप में जो लिटमस अवेलेबल है उसको हम लोग बोलते हैं लिटमस पेपर, और ये जनरली दो तरह के लिटमस पेपर होते हैं, रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर। तो चलिए अब देखते हैं एक्टिविटी 4.1, जहां पे हम लोग देखेंगे कि लिटमस का यूज कैसे किया जाता है।
Mix some water with lemon juice in plastic cup or tumbler or test tube. Put a drop of the above solution on a strip of red litmus paper with help of a dropper. Is there any change in color? तो आपने यूज किया लेमन जूस। लेमन जूस मतलब उसका टेस्ट जो है वो खट्टा होता है, यानी कि वो एसिडिक होता है। अभी हमने पढ़ा कि लिटमस का अगर हम यूज करें तो लिटमस का कलर जो है वो रेड हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। आपने यहां पे यूज किया रेड लिटमस पेपर, तो रेड लिटमस पेपर पे जब आप इस एसिड को डालोगे तो ऑब्वियसली और कितना रेड होगा, कोई कलर चेंज नहीं होगा। तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो ड्रॉप आपने डाला है वो किसी एसिड का है। रिपीट द सेम एक्सरसाइज विद ब्लू लिटमस पेपर। तो अगर आप ब्लू लिटमस पेपर लेते हो और उसके ऊपर ये लेमन जूस का एक ड्रॉप डालते हो तो अब की बार आपको कलर चेंज होता हुआ नजर आएगा, कलर रेड में चेंज हो जाएगा। Now perform the same activity with the following substances। तो इसी एक्टिविटी के जरिए हमने टेबल 4.2 को भी कंप्लीट कर लिया। अब चले आते हैं एक्टिविटी 4.2 में, जहां पे हम देखेंगे कि टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर की तरह कैसे काम करता है। Take a tablespoon of turmeric powder, add a little water and make a paste. Make turmeric paper by depositing turmeric paste on a blotting paper or filter paper and drying it. Cut thin strips of yellow paper obtained. Put a drop of soap solution on the strip of turmeric paper. What do you observe? तो आपको यहाँ पे किस तरह से टर्मरिक पेपर बनाना है वो बताया हुआ है। 1 टेबलस्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी का पाउडर लीजिए, थोड़े से पानी में उसको घोलिए और उसका एक पेस्ट बनाइए। अब इस पेस्ट को आप एक ब्लॉटिंग पेपर में या फिल्टर पेपर पे लगाइए और इसको सूखने के लिए छोड़ दीजिए। एक बार ये पेपर सूख जाए तो उसमें से छोटे छोटे स्ट्रिप्स आप काट लीजिए। ऑब्वियसली ये स्ट्रिप्स जो आपको मिलेंगी वो येलो इन कलर होंगी। अब इस पे आपको सोप सोल्यूशन का एक ड्रॉप डालना है, तो आप क्या चेंज देखोगे? टर्मरिक पेपर का कलर होता है येलो। एसिड के प्रेजेंस में टर्मरिक पेपर अपना कलर चेंज नहीं करता है, जबकि बेस के प्रेजेंस में इसका कलर बदल के रेड हो जाता है। अब देखिए टेबल 4.3, जहां पे टेस्ट सॉल्यूशंस दी हुई हैं। हमको बताना है कि इनका क्या इफेक्ट होगा टर्मरिक सॉल्यूशन पे, और साथ में हमको रिमार्क्स भी बनना है। अब बात करते हैं एक्टिविटी 4.3 की, जहां पे हम चेक करेंगे चाइना रोज एज एन इंडिकेटर। Collect some China rose petals and place them in a beaker. Add some warm water. Keep the mixture for some time till the water becomes colored. Use this colored water as an indicator. Add 5 drops of indicator to each of the solutions which is given in table 4.4. तो यहां पे हम सीख रहे हैं कि चाइना रोज इंडिकेटर बनाया कैसे जाता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, चाइना रोज जिसको हम गुड़हल भी कहते हैं, इसके कुछ पंखुड़ियां ले लीजिए, एक बीकर में रखिए, थोड़ा सा गर्म पानी उसमें डालिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको पानी का कलर चेंज होता हुआ मिल जाएगा। इस पर्टिकुलर पानी में आप थोड़ा थोड़ा टेस्ट सोल्यूशन डालिए, चेक कीजिए इनिशियल कलर क्या था, फाइनल कलर क्या हो गया। चाइना रोज इंडिकेटर का कलर जो है एसिडिक सॉल्यूशंस के केस में डार्क पिंक हो जाता है और बेस के केस में ग्रीन हो जाता है। इसी नॉलेज के सहारे हमने टेबल 4.4 को कंप्लीटली भर दिया है। ध्यान से देख लीजिए, जहां जहां पे आपको फाइनल कलर डार्क पिंक नजर आ रहा है, यानी कि वो चीजें या फिर वो सॉल्यूशंस जो थे वो एसिडिक थे, और जहां जहां पे आपको फाइनल कलर ग्रीन नजर आ रहा है तो वो चीजें या फिर वो टेस्ट सॉल्यूशंस बेसिक थे। अब देखिए यहां पे एक रिडल दी हुई है। कॉफी इज ब्राउन एंड बिटर इन टेस्ट, इज इट एन एसिड और अ बेस? डोंट गिव द आंसर विदाउट एनी टेस्ट, यू आर इन डार्क विथ इट्स टेस्ट। तो कॉफी आपका ब्राउन कलर का है, उसका टेस्ट जो है वो कड़वा है, बिटर है। अब आपसे पूछा है ये एसिड है कि बेस है, तो ऑब्वियसली बिटर है। आप आसानी से बोल सकते हो कि बेस है, मगर रुकिए, इतने जल्दी आप आंसर मत दीजिए। इस पे आप टेस्ट कीजिए, या तो आप लिटमस इंडिकेटर का टेस्ट कीजिए, या फिर टर्मरिक इंडिकेटर का, या फिर चाइना रोज इंडिकेटर का, और उसके बाद बताइए कि कॉफी एसिडिक है या बेसिक है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि कॉफी दरअसल एसिडिक है, यानी कि हर चीज जो बिटर टेस्ट में होती है वो बेसिक हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब चले आते हैं एक्टिविटी 4.4 पर। ये एक्टिविटी बेसिकली आपको स्कूल में करनी है अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हम ऐसे केमिकल्स यूज करने वाले हैं जिसको विदाउट सुपरविजन आप यूज नहीं करोगे।
अब इसके आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कुछ कॉमन सी चीजें जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं और उनमें कौन सी एसिड या फिर कौन सा बेस प्रेजेंट होता है। अब आपने एसिड रेन के बारे में जरूर सुना होगा, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। Are you familiar with the term acid rain? Have you ever heard about damaging effect of acid rain? As the name indicates, the rain containing excess of acids is called acid rain. Where do these acid rains come from? The rain becomes acidic because carbon dioxide, sulfur dioxide and nitrogen dioxide dissolve in raindrops to form carbonic acid, sulfuric acid and nitric acid respectively. Acid rain can cause damage to buildings, historical monuments, plants and animals. Acid rains आजकल के ज़माने में एक बहुत आम बात है। हम इतना ज़्यादा फ्यूल यूज़ करते हैं कि ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है एटमॉस्फेयर में। जब बारिश होती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बारिश के पानी में घुल के बना देता है कार्बोनिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड बारिश के पानी में घुल के बना देता है सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बारिश के पानी में घुल के बना देता है नाइट्रिक एसिड। तो बारिश के साथ ये एसिड्स भी हम पे बरसते हैं, जिसके वजह से बिल्डिंग्स पे, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स पे, प्लांट्स और एनिमल्स का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इसी चीज को हम बोलते हैं एसिडिक रेन। तो अगर आप एसिडिक रेन कम करना चाहते हो, अवॉइड करना चाहते हो, तो आपको पोल्यूशन रोकना पड़ेगा, स्पेशली बर्निंग ऑफ फ्यूल्स रोकना पड़ेगा। अब चले आते हैं थर्ड टॉपिक पे, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन। वी हैव लर्न दैट एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड, बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू। लेट अस सी व्हाट हैपेंस व्हेन एन एसिड इज मिक्स्ड विद अ बेस। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे एक्टिविटी 4.5, जिसमें हमको बताया गया है यूज ऑफ फिनोप्थलीन के बारे में। फिनोप्थलीन भी एक इंडिकेटर है, मगर ये नेचुरल इंडिकेटर नहीं है, ये एक मैनमेड इंडिकेटर है। Fill 1/4 of test tube with dilute hydrochloric acid. Note down its color. Note down the color of phenolphthalein solution also. Add 2 to 3 drops of indicator to the acid. Now shake the test tube gently. डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन कलर? तो फिनोप्थलीन सोल्यूशन कलरलेस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कलरलेस होता है। फिनोप्थलीन सोल्यूशन के 2-3 ड्रॉप्स अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालते हो तो ये सोल्यूशन जो है वो भी कलरलेस रहता है। इसका मतलब क्या? फिनोप्थलीन सोल्यूशन एसिड में जाकर कलर चेंज नहीं करता, मगर ऐड टू द एसिडिक सोल्यूशन अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन बाय अ ड्रॉपर. Stir the tube gently. Is there any change in color in the solution? Continue adding sodium hydroxide solution drop by drop while stirring till pink color appears. तो जैसे ही आप इस टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हो, हल्के से टेस्ट ट्यूब को हिलाते हो, इनिशियली आपको कोई कलर चेंज नजर नहीं आएगा। जैसे ही आप थोड़ा ज्यादा सोडियम हाइड्रोक्साइड डालोगे तो आपको कलर चेंज होता हुआ नजर आएगा इनटू पिंक। अब आप जितना ज्यादा सोडियम हाइड्रोक्साइड डालोगे, ये पिंक जो है उतना ज्यादा गाढ़ा होता रहेगा। तो यहां आपने नोटिस किया कि जब आपका फिनोप्थलीन सोल्यूशन डाला गया था एसिड में, कलर में कोई चेंज नहीं था। जब आपने थोड़ा थोड़ा करके सोडियम हाइड्रोक्साइड इनिशियली डालना शुरू किया, तब भी कलर में कोई चेंज नहीं था। एक वक्त के बाद जब सोडियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा अमाउंट में डाला गया तो कलर चेंज होकर पिंक हो गया। इसका मतलब क्या? 2 चीजें। एक है फिनोप्थलीन एसिड सोल्यूशन में कलरलेस होता है, जबकि फिनोप्थलीन इन बेसिक सोल्यूशन होता है पिंक। दूसरा है कि जब आपने एसिड वाले सोल्यूशन में जिसमें ऑलरेडी फिनोप्थलीन डला हुआ है, उसमें जब आपने इनिशियली थोड़ा थोड़ा करके सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला तो इनिशियली कलर तो चेंज नहीं हुआ, मगर एक वक्त के बाद हुआ। इसका मतलब है कि इनिशियली जब एसिड और बेस दोनों के प्रेजेंस में कलर चेंज नहीं हुआ, उस वक्त एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को जीरो कर रहे थे या फिर न्यूट्रलाइज कर रहे थे। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। मगर एक वक्त के बाद जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा ज्यादा हो गई तो वापस से सोल्यूशन जो है वो बन गई बेसिक और कलर चेंज होकर पिंक बन गया। सो द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। अब न्यूट्रलाइजेशन जब भी होता है तो बनता है सॉल्ट एंड वाटर और थोड़ा सा हीट इस पर्टिकुलर प्रोसेस में रिलीज होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका केमिकल फॉर्मूला है HCl, जब वो रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से जिसका केमिकल फॉर्मूला है NaOH, ये तैयार कर देता है सोडियम क्लोराइड जिसका केमिकल फॉर्मूला है NaCl एंड वाटर जिसका केमिकल फॉर्मूला ऑलरेडी आपको पता है, दैट इज H2O। इसके साथ थोड़ा सा इसका टेम्परेचर भी हाई हो जाता है क्योंकि हीट रिलीज होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब ये जो न्यूट्रलाइजेशन है इसका यूज कहां पे होता है? तो चलिए पॉइंट नंबर 4 देखते हैं, न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। First is indigestion.
Our stomach contains hydrochloric acid. It helps to digest food, as you have learnt already in chapter number 2. But too much of acid in the stomach causes indigestion. Sometimes indigestion is painful. To relieve indigestion, we take antacids such as milk of magnesia, which contains magnesium hydroxide. It neutralizes the effect of excessive acid. हमको पता है कि डाइजेशन के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्टमक में रिलीज होना बहुत ज़रूरी है, मगर मान लीजिए अगर आपने कुछ उल्टा सीधा खा लिया या फिर बहुत देर तक भूखे रहे तो आपके स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इससे आपको पेट में दर्द हो सकता है, आपकी तबीयत खराब हो सकती है। इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं कि आपको एसिडिटी हो गई। तो जब आपको एसिडिटी होती है आप क्या करते हो? एंटासिड लेते हो। एंटासिड में एक बहुत कॉमन एंटासिड है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो बेसिकली केमिकली है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो आपके पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये रिएक्ट कर जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और उससे क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बनता है। आपके पेट में एसिड और बेस दोनों का इफेक्ट एकदम जीरो हो जाता है और आपको इमीडिएटली राहत मिल जाती है। Next is ant bite. When an ant bites, it injects the acid liquid, which is formic acid, into the skin. The effect of this acid can be neutralized by rubbing moist baking soda, जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, और कैलामाइन solution which contains zinc carbonate. तो अगर आपको चींटी ने काट लिया तो चींटी के डंक में होता है फॉर्मिक एसिड, तो वो फॉर्मिक एसिड आपके स्किन में चला जाता है, आपको दर्द होता है, इरिटेशन होता है, मे बी कभी कभार आपका स्किन फूल जाता है। इस वक्त आप लगा सकते हो मॉइस्ट बेकिंग सोडा, जिसको हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं केमिकली, या फिर कैलामाइन सॉल्यूशन जिसमें होता है जिंक कार्बोनेट। ये दोनों के दोनों बेसिस हैं। जब ये बेसिस फॉर्मिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो इमीडिएटली न्यूट्रलाइजेशन होता है और आपका दर्द, सूजन कम हो जाता है। Next is soil treatment. Excessive use of chemical fertilizers makes the soil acidic. Plants do not grow well when soil is too acidic or too basic. When the soil is too acidic, it is treated with bases like quicklime and slake lime. If the soil is basic, organic matter is added to it. Organic matter releases acids which neutralizes the basic nature of soil. अगर एक जगह पे खेती हो रही है, बहुत दिनों से हो रही है, और फार्मर ने बहुत सारा फर्टिलाइजर उस खेत में डाला है, तो धीरे धीरे क्या होता है, वो जो सॉइल होता है उस खेत का वो एसिडिक बन जाता है। अगर सॉइल एसिडिक है या फिर बेसिक है तो उस पे प्लांट्स नहीं ग्रो कर सकते। तो एसिडिक सॉल्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए डाला जाता है क्विक लाइम, जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर स्लेक लाइम, जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों के दोनों बेसिस हैं जो सॉइल की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अगर मान लीजिए आपका सॉइल बेसिक बन गया है तो उस समय आप ऐड करते हो कंपोस्ट। कंपोस्ट मतलब सड़ा हुआ ऑर्गेनिक मैटर। तो ऑर्गेनिक मैटर जब सड़ने लगता है, डिकम्पोज होने लगता है, तो उसमें से एसिड निकलता है। ये एसिड बेस को कैंसिल आउट कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, तो वापस से आपका खेत उपज के लिए तैयार हो जाता है। नेक्स्ट इज फैक्ट्री वेस्ट. Wastes of many factories contain acids. If they are allowed to flow into water bodies, the acid will kill fish and other organisms. The factory waste are therefore neutralized by adding basic substances. फैक्ट्रीज से जो वेस्ट निकलती हैं ये जनरली एसिडिक होती हैं। डायरेक्टली अगर इनको हम पानी में डाल दें तो एक्वेटिक लाइफ को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो डायरेक्टली इसको पानी में डालने के पहले हम क्या करते हैं कि किसी ना किसी बेस के साथ इसका रिएक्शन करवा देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। अब इस वेस्ट को हम पानी में डाल देते हैं तो पानी में कोई नुकसान नहीं होता। तो चलिए, हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। आप पेज नंबर 45 पे चले आइए, जहां पे हम देख लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। Acids are sour in taste. Generally, bases are bitter in taste and soapy in touch. Acids turn blue litmus red. Bases turn red litmus blue. Substances which are neither acidic nor basic are called neutral. Solution of substances that show different color in acid, basic and neutral solutions are called indicators. An acid and base neutralize each other and form a salt. A salt may be acidic, basic or neutral in nature. तो अब देख लेते हैं एक्सरसाइजेस। फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट डिफरेंसेस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। तो सबसे पहला डिफरेंस जो एसिड और बेस में होता है दैट इज द टेस्ट। एसिड्स आर जनरली सार इन टेस्ट, बेसिस आर जनरली बिटर इन टेस्ट। सेकंड इज एसिड्स विल टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, बेसिस विल टर्न रेड लिटमस टू ब्लू।
Question number 2. Ammonia is found in many household products such as window cleaners. It turns red litmus to blue. What is its nature? तो red litmus को अगर कोई blue कर दे, इसका मतलब it is what? It is basic in nature. Number 3. Name the source from which litmus solution is obtained. What is the use of the solution? तो litmus solution is obtained from lichen. And what is the use of litmus solution? It acts as a natural indicator. Question number 4. Is distilled water acid, basic, neutral? How would you verify? तो distilled water is basically neutral. ये ना acidic होता है ना basic होता है. कैसे verify करोगे? Simple. Take a test tube, उसमें थोड़ा सा distilled water डालिए और उसमें कुछ एक drop आप डाल दीजिए litmus के. Litmus solution का color जो है that remains purple या mauve when it is added to distilled water. तो अगर आपको ये purple color मिल जाता है तो ये साबित हो जाएगा कि distilled water जो है वो neutral होता है. अब चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर. डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विथ हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. तो न्यूट्रलाइजेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज अ प्रोसेस वे एसिड एंड बेस रिएक्ट एंड दे प्रोड्यूस सॉल्ट, वाटर एंड रिलीज सम अमाउंट ऑफ हीट. अब एग्जाम्पल की बात करते हैं. सपोज एन एंट बाइट्स यू. तो एंट बाइट और एंट स्टिंग कंटेन्स फॉर्मिक एसिड. तो इफ यू वांट टू न्यूट्रलाइज दिस एंट बाइट, आपको क्या करना पड़ेगा? आइदर यू हैव टू रब कैलामाइन सोल्यूशन or you have to rub baking soda solution on this ant bite. So baking soda as well as calamine, these are basically bases. They will cancel out the effect of formic acid. Neutralization का process हो जाता है यहाँ पर. अब चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर. आपको बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है. Number 1, nitric acid turns red litmus to blue, so this is false. Number 2, sodium hydroxide turns blue litmus to red. Again, this is false. Number 3, sodium hydroxide and hydrochloric acid neutralize each other and form salt and water. This is true. Number 4, indicator is a substance which shows different colors in acidic and basic solutions. True. Number 5, tooth decay is caused by the presence of base. This is false. Question number 7. Dorji has a few bottles of soft drink in his restaurant, but unfortunately these are not labeled. He has to serve the drinks on the demand of customers. One customer wants acidic drink, another wants basic drink, and the third one wants neutral drink. How will Dorji decide which drink is to be served to whom? सबसे बेस्ट है लिटमस का यूज करना, लिटमस सोल्यूशन का यूज करना. हमको पता है कि लिटमस सोल्यूशन का कलर जो है दैट चेंजेस इनटू रेड अगर एसिडिक सोल्यूशन में डाले तो, इट चेंजेस इनटू ब्लू अगर हम बेस में डाले तो, और अगर न्यूट्रल है तो इसका कलर मोव या फिर पर्पल ही रहेगा. तो व्हाट दिस पर्सन नीड्स टू डू इज कि जब भी उसको सॉफ्ट ड्रिंक सर्व करनी है तो एक अलग से बीकर ले, उसमें थोड़ा सा लिटमस सोल्यूशन डाल के रखे. सॉफ्ट ड्रिंक जो उसको सर्व करनी है उसके 2-3 ड्रॉप निकाल कर वो इस बीकर में जहां पे उसने लिटमस सोल्यूशन रखा है उसमें डाल ले. अगर कलर रेड में चेंज हो जाता है तो दैट मीन्स द सॉफ्ट ड्रिंक इज एसिडिक. अगर ब्लू होता है सॉफ्ट ड्रिंक इज बेसिक, और अगर कलर चेंज नहीं होता है दैट मीन्स द सॉफ्ट ड्रिंक इज न्यूट्रल. अब चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, जहां पे हमको एक्सप्लेन करना है कि ये चीज क्यों होती है. ए, एन एंटासिड टैबलेट इज टेकन व्हेन यू सफर फ्रॉम एसिडिटी. एसिडिटी मींस एक्सेसिव एसिड हैज बीन प्रोड्यूस्ड इन योर स्टमक. If you consume antacid which contains base, so this acid and base will react, neutralization will happen, and immediately you will get rid of acidity. Number B, calamine solution is applied on the skin where an ant bites. So ant bite contains formic acid. Calamine solution is basic in nature, so there is neutralization and immediately you get relief from the ant bite pain. Number C, factory waste is neutralized before disposing it into water bodies. Factory waste is acidic. If we dispose it directly into water bodies, तो water bodies में जितने भी aquatic life है उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा. So we have to treat it with base, neutralize it, and then we have to throw it. Question number 9 देखिए. 3 liquids are given to you. One is hydrochloric acid, another one is sodium hydroxide, and the third one is sugar solution. How will you identify them? You have only turmeric indicator.
अब टर्मरिक इंडिकेटर का काम क्या है? टर्मरिक इंडिकेटर अपना कलर चेंज कर लेता है ओनली इन केस ऑफ अ बेस। न्यूट्रल या फिर एसिडिक सॉल्यूशन में इसका कलर चेंज नहीं होता है। तो अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ टर्मरिक इंडिकेटर है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को और साथ में आप शुगर सॉल्यूशन को पहचान नहीं पाओगे। टर्मरिक इंडिकेटर के जरिए आपका जो बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सिर्फ उसको आप पहचान पाओगे। चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड इन अ सॉल्यूशन, इट रिमेन्स ब्लू, व्हाट इज द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, एक्सप्लेन। ब्लू लिटमस पेपर का कलर रेड में तब चेंज होता है जब सॉल्यूशन एसिडिक है। अगर आपने सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस पेपर को डिप किया और कलर जो है वो ब्लू ही रहा, यानी कि वो सॉल्यूशन जो है दैट इज बेसिक। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ए देखिए, बोथ एसिड्स बेसिस चेंज कलर ऑफ ऑल इंडिकेटर्स, दिस इज नॉट ट्रू। Number B, if an indicator gives a change in color in an acid, it does not change the color in base. Again, not true. Number C, if an indicator changes color with a base, it does not change the color with an acid. Again, it is not true. D, change of color in acid and base depends upon the type of indicator. This is true. अभी आपसे पूछा है which of the following statements is correct? तो आंसर इज ओनली डी इज करेक्ट। तो चलिए, इससे हमारा चैप्टर नंबर 4 खत्म हो जाता है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। पूरे वीडियो को वापस से देख लीजिए। वीडियो पसंद आए इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप और आपके दोस्त दोनों मिलकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम वापस आपसे मिलेंगे चैप्टर नंबर 5 में, जहां पे हम फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन, बाय बाय।